धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए एनएच प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। सिर्फ एक बात कहनी है तुमसे, मुझे बर्फीली शरबत पसंद नहीं, गर्मा गर्म हलवा अच्छा लगता है। तुम छोटे की बीवी हो, इसलिए मेरे लिए भी बीवी जैसी हो। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम, मेरी तो गाड़ी छूटने वाली है। ये देखिए, आपके भाई साहब ने क्या हाल कर दिया मेरा। तो क्या हुआ, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम आज भी ये मानती हो कि मैं तुम्हारा पति हूं? मुझे छूने से पहले ये समझ लो कि तुम क्या छूने जा रहे हो। समझता हूं, इसीलिए छूना चाहता हूं, लिपटना चाहता हूं, प्यार करना चाहता हूं। सुनीता, तुम ही मेरी सीता हो, तुम ही मेरी सरस्वती, तुम ही मेरी लक्ष्मी। अरे लानत है ऐसी शादी पर, इससे ज्यादा दहेज तो भिखारी लोग देते हैं। सड़ी गली साड़ियां, नौकरानियों के पहनने वाले जेवरात, टूटे हुए बर्तन। अरे मैं पूछता हूँ कहाँ है 10,000 रुपए, कहाँ है वो स्कूटर? सारे कहीं के। हाय 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 हाय, सत्यानाश हो इन कमीनों का। सारी मिठाइयों में बदबू आ रही है। लगता है पूरियां कचौरियां सारी जो है वो मिट्टी के तेल में पका कर। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी में जल्दी ना करो। मेरे बेटे माने तब ना। मुझे क्या मालूम था साले धोखेबाज निकलेंगे, बास्टर्ड्स। सारे दोस्तों के सामने बेइज्जती हो गई प्रेम भैया, विस्की भी नहीं मिली बारात में। अरे सुरेंद्र, इस कलमुही को तो आज ही पार्सल कर देना चाहिए। क्या किया? अरे हरामजादी के नखरे तो देखो, बेहोश हो गई, मर क्यों नहीं जाती? अम्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे 10,000 रुपए नहीं दिए तो क्या हुआ, तुमने तो 1 लाख रुपए की बात कह दी। हाँ। अरे मुन्ना, इस रद्दी दुल्हन की गाड़ी छूट जानी चाहिए। हाँ, शाबाश। ये लो अम्मा, दवाई। बहू के घर वालों से पता चला है कि उसे अपेंडिक्स की बीमारी है, बस उसे ये दवा दे दो तो दुल्हन की गाड़ी फटाफट छूट जाएगी। हाँ। बहू, बहू रानी, लो अपेंडिक्स की दवाई पी लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन माँ जी, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं जो कहती हूँ वही करो। लो पियो। माँ जी पानी ले आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दवा के साथ पानी चाहिए, पानी लेकर आती हूँ। तुम जाकर अपना काम करो। बहू का अपेंडिक्स की तकलीफ है, जा जाओ काम करो। डॉक्टर को बुलवाया अम्मा, बस आता ही होगा। वही महंगाई तो जान मार कर रहेगी। कोई मेहमान आ जाए तो पान खिलाने को जी भी नहीं चाहता। ले पान खा। तो फिर प्रेम के शादी की बात चलाऊं कांता? जरूर चलाओ, लेकिन महंगाई का ख्याल रखते हुए। अरे चंपा, आजकल लाख रुपए से कम में तो मेहंदी भी नहीं लगती, वरना शहनाई की आवाज में मुर्दनी ही सुनाई देती है। तुम भी हद करती हो कांता। अरे पुराना माल भी कहीं नए के भाव बिकता है, और फिर प्रेम दूजा है दूजा। तो क्या हुआ, सुहागरा से पहले ही बहू गुजर गई थी। मेरा प्रेम तो कुंवारा है, कुंवारा।
बिल्कुल कोरे कागज की तरह। कोरा कागज क्यों? बेरे चेक बोल, बेरे चेक। हाँ कोशिश करती हूँ कैश हो जाए। ले रख ले, 100 का है। बाजार में चल जाएगा, असली है ना? क्यों, हमने कोई नकली नोटों का छापा खाना खोल रखा है? तुम्हें छापा खाना खोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे तीनों बेटे खुद चलती फिरती टकसाल हैं। अच्छा चलती हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की, जय राम जी की। लीजिए। एक जमाने में तो उनके नाम के डंके बजते थे, आज भी भगवान के दया से कोई कमी नहीं है। ऊंचा खानदान, बड़ी हवेली, खुद का व्यापार। अरे लड़के पर तो रिश्तों की बौछार हो रही है। लड़की वाले तो एक से एक बोली लगा रहे हैं। सावित्री बहन, वो लोग रुके हैं तो सिर्फ मेरी वजह से हैं। तुम जल्दी से हाँ कह दो, नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। वो तो ठीक है चंपा बहन, वो लोग दहेज कितना मांग रहे हैं? मांग तो रहे हैं लाख। 1 लाख? हाँ, लेकिन फिलहाल मैं 50 में सौदा पटा दूंगी। रहे बाकी के 50, जैसे ही तुम्हारे जमीन वाले मुकदमे का फैसला हो जाए फिर अदा कर देना। मुझे तो 50,000 भी ज्यादा लगते हैं, और तुम 1 लाख का वादा चाहती हो? अरे सावित्री बहन, जानती हूँ आज अच्छे लड़कों का क्या बाजार भाव चल रहा है। मामूली क्लर्क 15,000, सरकारी क्लर्क 50,000, वकील प्रोफेसर 1.5 लाख, डॉक्टर इंजीनियर 2 लाख। कुछ आया समझ में? सचमुच बहन, आजकल अच्छे लड़कों की बहुत महंगाई है। हाँ, यही हाल रहा तो अच्छे लड़के एक दिन ब्लैक में बिकने लगेंगे। बिकने लगेंगे क्या, बिकने लगे हैं। इसीलिए कहती हूँ इस रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कर दो। ठीक है चंपा बहन, हमारी भी तो एक ही लड़की है, तुम उसे इतना अच्छा रिश्ता दिलवा रही हो तो हम भी अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ लुटा देंगे। हाँ, अच्छा आज की क्लास खत्म हुई, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। मुबारक हो दीदी, मैं साला बनने वाला हूँ। तुम्हें तो हमेशा मजाक सूझता रहता है, एक तमाचा दूंगी तो मुंह सीधा हो जाएगा। अरे कसम से दीदी, तुम्हारी शादी की बात पक्की हो गई है। हाँ। दीदी कुछ मिठाई उठाई खिला देना। चल हट। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी शादी की बात मत चलाया करो, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। तो क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? बेटी, अब इस मामले में ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। कितना अच्छा घर मिल रहा है, तू सदा सुखी रहेगी। माँ, तेरे पास रहकर मेरे सुख में कोई कमी है क्या? तेरे सुख में कुछ कमी हो तो हम काहे के माँ बाप? हमें तो उसी दिन खुशी होगी बेटी, जिस दिन तेरी डोली इस घर से उठेगी। लेकिन माँ, तुम्हारी माँ ठीक कहती है सुनीता बेटी, कन्यादान से बढ़कर तो कोई पुण्य होता ही नहीं। हमारी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर दो बेटी। दीदी, दीदी मुझे मालूम है आप शादी के लिए हमेशा ना क्यों कर देती है। घर की हालत देख कर ना, लेकिन उसकी चिंता तो हम लोगों को करनी चाहिए। दीदी, एक बात मैंने आपसे अभी तक छिपाई है। जब से बाबूजी रिटायर हुए हैं उनकी तबीयत खराब रहती है, और आज सुबह डॉक्टर ने कहा है कि उनका दिल बहुत कमजोर है। प्रकाश, मैं कोई अशुभ बात अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता दीदी, आप तो खुद समझदार हैं। प्रकाश, 3 और ले ले। चंपा,
बाकी के 50,000 का वादा तो ले लिया ना? बिल्कुल ले लिया है। उनकी जमीन का मुकदमा चल रहा है। नीचे की अदालत में जीत गए हैं, ऊपर की अदालत में जीत ही जाएंगे। और सबसे ऊंची अदालत में तो तुम बैठी हो। बड़ी होशियार हो गई है तू। धंधा ही ऐसा है कांता, ऐसे खोटे सिक्के चलाना कोई आसान बात है क्या? अच्छा, अब तुम नई शनाई का इंतजाम करो, मैं चलती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जानिकानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणायां तदेव। जानम, सिर्फ एक बात कहनी है तुमसे। मुझे बर्फीली शरबत पसंद नहीं, गर्मा गर्म हलवा अच्छा लगता है। अरे मुन्ना, दुल्हन कैसी है? ठीक है भैया। अरे झूठी खबरों में मुंह क्यों छुपाए हुए हो? पहले रात की सच्ची बात बताओ, कैसी है दुल्हन? बहुत ठंडी। अरे तो गर्म कर लिया होता। भैया, दारू की गर्मी से मैं भभक रहा था, वक्त ही कहाँ था। इसका मतलब है कि गाड़ी छूट गई। सलाम सेठ साहब। सलाम। क्या कोई नया माल आया क्या? चूसा है, बिल्कुल नया नया साहब। लेकिन एक बात है साहब, है? माल जरा ज्यादा लगेगा। कोई बात नहीं, पहुंचा दो होटल पे। अच्छा साहब। सलाम। कांता भाभी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहिए, कैसे तकलीफ की? कांता भाभी, मैंने सोचा अभी शुरुआत है, मैं ही तकलीफ कर लूं, वरना आइंदा आपके बेटों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? क्या क्या मतलब? सक्सेना ब्रदर्स गैर सरकारी धंधा करते हैं, कुछ जुए के अड्डे, कुछ इधर का माल उधर, और ये सबसे छोटे साहबजादे कारों के एयर कंडीशनर्स और स्टूडियो वगैरह गायब करने का धंधा। ये झूठे इंस्पेक्टर साहब, कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत होता तो तुम पुलिस स्टेशन में होते, इस घर में नहीं। मैं समझ गया इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल समझ गया। ये सारा काम हमारे पड़ोसियों का है। हाँ। हम माँ बेटों का आपसी प्यार, हमारी एकता, हमारी सुख शांति देखकर बड़े बड़ों की गाड़ी छूट जाती है। ठीक बोलता है। क्या बात है भैया? अरे कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। आइए मिस्टर प्रेम सक्सेना, गुड मॉर्निंग। लगता है कहीं गुड नाइट मना कर आ रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कल रात आप कहां थे? आप तो रात का हिसाब इस तरह पूछ रहे हैं जैसे कि मेरे गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए। वक्त आने पर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी। कांता भाभी, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। भाई साहब आप? हाँ मैं। क्यों, मुझे देखते ही तुम्हारी गाड़ी छूट गई? जी माफ कीजिए, मैं कपड़े पहन रहे थे। अरे ना भी पहनो तो क्या हर्ज है? अरे इतना भरपूर हुस्न इतने छोटे से घूंघट में कैसे समा सकता है? अरे ये पर्दा वर्दा तो पुराने जमाने की चीजें हैं। आजकल की खूबसूरती में तो सब बराबर के हिस्सेदार है रानी। बेटा सुरेंद्र। अम्मा। क्या हो रहा है बेटा?
कुछ नहीं अम्मा, मैं तो बहू रानी से सिर्फ इतना पूछ रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे का फैसला हुआ कि नहीं हुआ, वरना हमारे बकाया दहेज पर ब्याज चढ़ना शुरू हो जाएगा। मुझे तो लगता है इसके घर वाले एक नंबर के छूटे हैं, चिट्ठी पत्री का जवाब तक नहीं देते। बेटा अब तू ही जा कर दे, हमारे कर्जे का क्या होगा। जो आ गया अम्मा, मैं आज ही जाता हूँ। और ये भी लिखो, इतने दिन हो गए अपनी राजी खुशी की एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। ससुराल जाते ही माँ बाप को भूल गई। नमस्ते बाबूजी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। अरे आओ आओ सुरेंद्र बाबू, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, हम दोनों तुम्हारी याद कर रहे थे। हमारी सुनीता बेटी कैसी है? कुछ ज्यादा ही खुश है। और क्यों ना हो, ससुराल वालों ने अपनी बहू रानी के कदमों पर संसार की सारी खुशियां जो डाल दी है। बस इसी दिन के लिए तो तुम लोगों से रिश्ता जोड़ा। मैं चाय बना के लाती हूँ। आ जाओ। वाह 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 वाह, आप लोग कितने महान हैं। अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। आपकी घड़ी में क्या बजा है? 3:30 बजे बेटे। क्यों? लो कर लो बात। एक अपनी चुनेदानी जो पिछले 24 वर्षों से बराबर 12 बजे का टाइम दे रही है। बहू रानी कह रही थी कि पिताजी की घड़ी हमेशा ठीक वक्त देती है। तो तुम इससे रख लो बेटा, तुम लोग जैसे रिश्तेदार मिल जाएं तो हमें वक्त देखने की जरूरत क्या है। ये लो रख लो। इसकी क्या जरूरत थी? सुनीता हम लोगों को याद करती है। 24 घंटों में से 36 घंटे आप लोगों को याद करती है, और कभी कभी अगर धोखे से भूल जाती है तो हम लोगों से याद दिला देते हैं। अच्छा बाबूजी, वो छोटा सा वादा आपने किया था ना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा ना। हाँ बेटा जरूर। अच्छा अच्छा, अब मेरा चलने का टाइम हो गया है आपकी घड़ी से, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। अरे बैठो बैठो, नाश्ता पानी आ रहा है। सावित्री, पानी तो हम इस घर का तभी पिएंगे बाबूजी जब आप अपने पानीदान होने का सबूत देंगे। जरा जल्दी कीजिएगा, नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छा बाबूजी नमस्ते, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। क्या बात है? किराया चाहिए? मेरी दीदी इस वक्त बहुत मुसीबत में है। हमें दहेज के 50,000 रुपए उसके ससुराल वालों को देने हैं। देखो, इस वक्त की महंगाई को देखते हुए ये जगह कम से कम 1 लाख रुपए की तो होगी, लेकिन तुम अगर हमें 50,000 भी दे दो तो हमारा काम चल जाएगा और ये जगह भी तुम्हारी रहेगी। 50,000 रुपए क्या, 50 पैसे मांगे तब भी न दूं। और अगर तू पुलिस में गया तो तू अच्छी तरह से जानता है कि कालू उस्ताद क्या करेगा। अब तू यहां से चलता फिरता बन, मेरे धंधे का टाइम है। और दोबारा यहां दिखलाई नहीं देना, वरना तेरा भेजा निकालकर पार्सल कर दूंगा। चल फूट। साहब चने में नमक डाल दूं? नहीं, ये तो तेरे छूने से नमकीन हो गए लिली। घर के सब लोग कहाँ हैं? बहू रानी को छोड़कर और कोई नहीं। तुमने उसकी पिए कभी? नहीं नहीं प्रेम भैया, ये तो मर्दों की चीज है। तू भी तो मर्दों की चीज लिली। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, बहू रानी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। छोड़ो। अरे जा, मुझसे उड़ती है। बिट्टू तेरे जिस्म के साथ रोज खेलता है, उसे कुछ नहीं कहती। मैंने जरा सा छू लिया और इतनी चिल्ला रही है। कसम ऊपर वाले की लिली, मेरे पास एक बार आ जा, तू बिट्टू को हमेशा के लिए भूल जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आज रात का खाना मैं भारी खाऊंगा। क्या हुआ लिली? मैं पूछता हूँ क्या हुआ? मत छू मुझे, इस घर के सब मर्द एक जैसे हैं। लेकिन हुआ क्या? अपने बड़े भैया से जाकर पूछो, अगर बहू रानी वक्त पे नहीं आ जाती तो वो मुझे अब समझा लिली डार्लिंग,
प्रेम भैया को तो मजाक करने की आदत है और तुम बुरा मान गई। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अगर भैया का बस चलता तो वो शराब के साथ साथ मुझे भी पी जाते। बस अब मैं इस घर में नौकरी नहीं करूंगी, बहुत हो गया। कैसी बातें करती हो लिली डार्लिंग, माना तुम इस घर की नौकरानी हो लेकिन मेरे दिल की मलिका हो। हाँ बिट्टू, तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो ना? और नहीं तो क्या, ये बिस्तर गवाह है। हम लोगों ने कितनी सुहाग रातें यहां मनाई, हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? तो मेरी जान आओ। क्या हुआ बेटा, क्या फैसला हुआ? हम मुकदमा हार गए बाबूजी। क्या? भगवान, अब सुनीता के दहेज का क्या होगा? क्या वो मुकदमा हार गए? हाँ। वो हरामजादी चंपा मिल जाए तो मैं उसका मुंह नोच लूं। अब हमारे रुपयों का क्या होगा? अरे होगा क्या, हरामजादों की हड्डियां बेचकर वसूल करेंगे हम। है? मुझे तो शुरू से ही शक था अम्मा कि ये तो पहले वालों से भी ज्यादा कमीने निकलेंगे, और वही हुआ। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी तो उनकी ममता जोर मारेगी, कभी तो बेटी को विदा कराने आएंगे। तब उन धोखेबाजों से ऐसा बदला लूंगी, ऐसा बदला लूंगी कि वो जिंदगी भर इस कांता को याद करे। अरे मानो अम्मा, मानो। ट्रे रख दो और जाओ। क्या बात है? आपसे एक बात पूछनी है। आप हर वक्त मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? घर के सब लोग मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं। आखिर मुझ में कौन सी कमी है, कौन सा खोट है? मैं आपके लिए, आपके इस घर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके घर वाले दहेज न मिलने पर मुझसे बहुत नाराज हैं। अगर बाबूजी ने वादा किया तो जरूर पूरा करेंगे। आप तो मेरे अपने हैं। अगर आपकी आंखों में जगह मिल जाए तो सारे घर की आंखें खुल जाएगी। तो क्या तुम मेरे घर वालों को अंधा समझती हो? आंखें तो बंद है तुम्हारे बाप की, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। और एक बात आखिरी बार सुन लो, हम तीनों भाई इस दुनिया की हर चीज अपनी मां की आंखों से देखते हैं, समझी? पुराना हिसाब चुकता कर दो, फिर नए हिसाब की बात करना। रीडा डार्लिंग, जब तक 10,000 न हो जाए तब तक 100 रुपए पर नाइट के हिसाब से जोड़ती जाओ। हाँ? अरे ये कांच की गुड़िया कौन है? हाँ? मेरी बीवी, लेकिन ये कांच की नहीं बर्फ की गुड़िया है। अगर छू लो तो डबल नमोनिया हो जाए, इसीलिए तो मुझे गर्मी वाला बुखार पसंद है। तुझ जैसा बुखार रानी। हाय हाय। आदरणीय बाबूजी और माँ, सादर प्रणाम। मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से हूँ। आशा है आप लोग भी कुशल से होंगे। मेरी सास मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है, और आपके दामाद भी मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। आप लोगों का सपना पूरा हो गया। मुझे इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग मिले हैं कि अब तो आप लोगों की याद भी नहीं आती। आपकी सुनीता। चलो, भगवान की दया से हमारी बेटी सुखी तो है, और हमें क्या चाहिए? सावित्री, एक बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, जगह जगह आंसू के धब्बे हैं। शायद लिखते वक्त रो रही होगी। ओफो, तुम तो बेकार की बातें सोचते हो। आंसू दुख में नहीं, सुख में भी तो आते हैं। मेरी बेटी बहुत सुखी होगी। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो।
क्या बात है, आज ये 16 श्रृंगार किस खुशी में? आज करवा चौथ है ना। अच्छा, तुम करवा चौथ मनाओ, मुझे एक पार्टी में जाना है। बेटा, बेटा कल रक्षाबंधन है, तुम सुनीता से राखी बंधवाने जाओगे ना? जी बाबूजी। मैं जानता हूं बेटा तुम्हें किस बात की चिंता है। वो लोग सवाल जवाब करेंगे, मेरी तरफ से उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना हमें थोड़ा वक्त और चाहिए, हम अपना वचन जरूर पूरा करेंगे। और बेटा बने तो सुनीता को साथ लेते आना, उसे देखने को बहुत जी चाहता है। बहुरानी, हाँ आपके भाई आए हैं आपसे राखी बंधवाने। क्या प्रकाश? हाँ मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ी तो टोंगे तोड़ कर रख दूंगी। पहले मुझे उससे बात करने दे। बहुरानी ले रो मत बहुरानी। टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। इतना वक्त तो गुजर गया, अब और कितना वक्त चाहिए? माँ जी बस थोड़ा सा और। थोड़ा क्यों, पूरे 3 महीने ले लो। अगर टाइम के मुताबिक वादा पूरा ना हुआ तो मैं तुम्हारी बहन का टाइम खराब कर दूंगी। नहीं माँ जी, हमारी गलती की सजा दीदी को ना दीजिएगा, इसमें उनका क्या दोष है? उसका दोष तो ये है कि तुम जैसे निकम्मे भाई की बहन है। अरे तुम तो भाई कहलाने के लायक नहीं हो। एक मुकदमा तो हार गए हो, अब तुम्हारी बहन का मुकदमा मेरी अदालत में है। अगर तुम यहाँ भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी। माँ जी आप विश्वास रखिए, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। माँ जी मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए दीदी को मेरे साथ भेज दीजिए, माँ की बहुत इच्छा है उन्हें देखने की। इच्छा तो बहुत है मेरे भी भेजने की, लेकिन तब तक नहीं भेजूंगी जब तक फिरौती की रकम मुझे नहीं मिलेगी। माँ जी आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ। चंबल के डाकू जब किसी को उठाकर ले जाते हैं तो वापसी की फिरौती मांगते हैं। हमें भी वही समझ लो। कैसे समझ लो माँ जी? आप दीदी को उठाकर नहीं ब्याह कर लाई हैं, 7 फेरे डाल कर लाई हैं। अभी तो 3.5 फेरे ही समझो। 7 फेरे तो उस दिन होंगे जब हमारी फिरौती हमें मिल जाएगी। प्रकाश माँ जी ये जगह चुपचाप खाली कर दो, वरना वरना क्या कर लोगे? तुम्हें ये दुनिया खाली करके जाना होगा। अरे वाह मेरे चूहे, किसके बलबूते पर शेर की तरह दौड़ रहा है? मैं और मेरे ये साथी, जो ये साबित कर देंगे कि तुम यानी कि तुम कागज के शेर हो। साथियों उठाकर फेंक दो इस सामान।
रो मत बहुरानी। अब इतने आंसू मत बहाओ कि सारी धरती डूब जाए। अरे मरते तो सभी हैं, मुसीबत तो हम लोगों पे आए हैं। हमारे बाकी के दहेज का क्या होगा? अब मुझसे ना क्या ना अम्मा कि रोने धोने के लिए मैं ससुराल जाऊं। तुम तो जानती हो कि मुझसे दिखावा नहीं होता। प्रेम ठीक कह रहा है माँ। अभी जनाजे में जाकर क्या फायदा? जनाजा तो अपना ही उठ गया है। अपने तो बकाया माल की गाड़ी छूट गई है। हम तुम्हें जाने से नहीं रोकते। अब तुम अपने मायके में ही रहना। जब तक तुम्हारे माँ बाप हमारे बाकी के रुपए नहीं देंगे तब तक तुम इस घर में पाँव नहीं रख सकती। ऐ पिट्टू, जाकर इसे स्टेशन तक छोड़ा। 1 घंटे का ही तो रास्ता है। अरे हाँ, तुम अपने माँ बाप से कहना प्रकाश के मरने का हमें बड़ा अफसोस है। वाह भगवान, इस उम्र में हमें जाना चाहिए था और चला गया हमारा जवान बेटा। कोई सहारा न रहा। ऐसा मत कहिए पिताजी। अब मैं आप लोगों को छोड़कर उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये तो क्या कह रही है बेटी? ऐसा नहीं कहते। माँ, मैंने तो आप लोगों को कभी कुछ बताया नहीं। बात बात पर गालियां पड़ती है। दहेज के रुपयों को लेकर हर वक्त बेइज्जती करते हैं। उन लोगों ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया। माँ, तुम मुझे वहां वापस मत भेजो। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते बेटी। ऐसा मत बोल बेटी। शादी के बाद मैका नहीं, ससुराल ही उसका घर होता है। एक बार बेटी की डोली जिस घर में बहू बनकर जाती है, फिर उसकी अर्थी उस घर से निकलती है। यही हमारा रिवाज है बेटी। रिवाज को तो मैं नहीं मानता। मैं रिवाज की परवाह नहीं करता। लेकिन बेटी, अगर तू वापस नहीं गई तो प्रकाश की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। बाबूजी। हाँ बेटी, तेरी दहेज की मांग पूरी करने के लिए प्रकाश ने अपनी जान दे दी। वो तुझे हमेशा सुखी देखना चाहता था। जो प्रकाश नहीं कर सका, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन बेटी, तेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, वरना प्रकाश की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाबूजी। चली जा बेटी, चली जा। बहुरानी, आ गई तुम? वेरी गुड। मेरे सासू तो ठीक है ना? अच्छा, मैं जरा जल्दी में हूँ, एक पार्टी में जाना है। रात को शायद देर हो जाए। अम्मा, तुम्हारी बहुरानी आई है। अरे बहुरानी, बड़ी जल्दी आ गई हो। लगता है मेरा काम हो गया। माँ जी, वो अरे तुम लोगों की आंखों से शर्म का पानी तो मर ही गया है। ऐसे बेगैरत लोग मैंने कभी नहीं देखी। लानत है तुम्हारे माँ बाप पर। माँ जी, आप मेरे माँ बाप का भला बुरा बेकार कह रही हैं। उनसे सिर्फ एक ही गलती हुई ना कि मेरी शादी इस घर में कर दी। क्या? इतनी हिम्मत? हमारे घर को गाली देती है? नीच, कमीने। हाय, हाय मेरा सर। हाँ, बता बेटा। क्या हुआ अम्मा? क्या बताऊं बेटा, तुम तो जानते हो आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने बहू से 1 गिलास पानी मांगा तो जानते हो मुझे क्या मिला? 1 कप चाय। आजकल से इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं रही रहे। समझ गया, उसकी आंख से शर्म का पानी उतर गया। मैं उसे अभी ठीक करता हूँ। बदतमीज औरत जी, तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया। मैंने क्या किया? मेरा क्या कसूर है? ऊपर से जबान लड़ाती है। मेरी बात तो सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ पर हाथ उठाने की? तेरे को पैसे नहीं देते ना और हड्डियां टूटेंगी।
वो महारानी कहाँ गई? उन्हें बुखार है, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। बुखार आया है। अम्मा, इस बहुरानी को भी हमेशा के लिए आराम करने क्यों नहीं भेज देती? हाँ माँ, इस कूड़ा कचरा औरत को भी अपेंडिक्स का दौरा पड़ सकता है। और अपेंडिक्स का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। तो हर वक्त हमारी बातें सुनती रहती है। जा मेरा कमरा साफ कर। ए, तू कहाँ जा रही है? हाँ, सबसे किस्मत वाली तो तू है इस घर में। मालकिन सगे बच्चों की तरह अपनी गोद में बिठाए रखती है और अपनी सगी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती है। छी, मेरी शादी हो जाने दे बिट्टू से। सबसे पहले तो इस घर से तुझे निकालूंगी। उसकी अरे क्या तोड़ डाला? अरे क्या तोड़ दिया? हाँ? अरे कल वो इस बोतल में तो जहर था। हाय हाय, अब मेरी बिल्ली नहीं बचेगी। मेरी पुर्जी मर जाएगी, पुर्जी मर जाएगी। इसमें तो दवा थी। सत्यानाश है, सत्यानाश है, मेरी पुर्जी। बहुरानी, आपकी तबीयत कैसी है? बुखार बहुत तेज हो गया है। बहुरानी, आप इन लोगों के हाथ से कोई दवा मत लेना। क्यों? बहुरानी, वो क्या बात है? इन लोगों ने दवा पिलाने के बहाने पहली बहू को जहर दे दिया था। क्या? सच कह रही हूँ। और अब आपको भी जहर दे देंगे। मुझे जहर देना चाहते हैं? इन बूंदों से काम हो जाएगा भैया? अरे मुन्ना, ये बूंद तो इतनी जहरीली है कि सारा समुंदर भी खत्म हो सकता है। लो अम्मा, ये दवाई बहू को पिला दो। न रहेगा मर्ज, न रहेगी मरीज। और मुन्ना, तू जल्दी से एक नई गाड़ी बुक करवा ले, क्योंकि ये गाड़ी तो छूटने वाली है। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बहुरानी की देखभाल कर रही थी। हम सब काफी है बहू की देखभाल करने के लिए। चल यहाँ से। बड़ी आई बहू की देखभाल करने वाली। बहू, लो दवाई पी लो। नहीं माँ जी, दवा पीने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं बहू रानी, इस दवाई से तुम्हारी तबीयत हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। लो पियो। नहीं। हरामजादी, इतनी महंगी दवा गिरा दी। रामदास जी, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। ये पूरे 50,000 है, गिन लीजिए। सावित्री, इन्हें घर की चाबियां दे दो। रामदास जी, आप पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके लिए आपने सब कुछ बेच दिया? अपना घर ही तो बेचा वकील साहब। अगर कोई खरीदार मिल जाता तो हम दोनों अपने आप को बेच देते। हाँ सावित्री, हमें अपनी बेटी की सिंदूर की कीमत अदा करनी है। चलो। भैया, जला क्यों नहीं डालते? हाँ? हाँ, अम्मा,
साली ऐसे नहीं मानती तो जिंदा जला देते। नहीं सुरेंद्र भैया, ये बहुत ज्यादा है, हम सब फंस जाएंगे। अरे कैसे फंस जाएंगे? आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस माई के लालों को फंसा सके। कुछ भी हो, मैं इस काम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। बेशरम, हम कोई पाप करने जा रहे हैं कि तू शामिल नहीं हो पाएगा? बड़ी हमदर्दी दिखा रहा उससे। बिट्टू एक बात मत भूल कि हम सब एक खानदान के हैं। ये गैर तेरे सगे कब से होने लगे? बोल, हम तेरे अपने हैं या पराए तेरे अपने हैं? देख बिट्टू, अगर तू हमारे खिलाफ गया ना तो मैं तेरी माँ हूँ न तू मेरा बेटा है, समझ ले। ठीक है, जैसे आप लोग चाहें। जी हाँ। दरवाजा इसलिए बंद किया है कि तुमसे थोड़ी सी बात और थोड़ी सी चीज की जा सके। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। जैसी हो लेकिन हो नहीं। तुम छोटे की बीवी हो, इसलिए मेरे लिए भी बीवी जैसी हो। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम, मेरी तो गाड़ी छूटने वाली है। तू सिर्फ हाथ पैरों से लंगड़ा नहीं है, तेरी हया शर्म भी लंगड़ी है, तेरी तमीज भी लंगड़ी है, तेरी शराफत भी लंगड़ी है। हरामजादी, मुझे लंगड़ा बोलती है? हाँ। मुझे लंगड़ा कहती है? नहीं, कभी नहीं, छोड़ दो मुझे। ये देखिए, आपके भाई साहब ने क्या हाल कर दिया मेरा। तो क्या हुआ? वो तो मेरे बड़े भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे कहाँ जाती है भाग के? मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। ले छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो आप लोग? अब छोड़ दीजिए। माजी, माजी नहीं, माजी। बाकी कहाँ है? करे तेरी आत्मा को शांति मिले और अगले जन्म में तू मेरी तरह बने। अम्मा, अम्मा, हाँ? भाभी के माँ बाप आए। अच्छा, अरे घबराता क्यों है? तू जाकर जल्दी से सुरेंद्र को बुला कर ले आ। अच्छा। बाप रे। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। हम अपना वादा पूरा करने आए हैं। ये रहे आपके बाकी रुपए। मैं तो पहले से जानता था बाबूजी कि आप माँ के देवता आदमी हैं। देखा माँ, इसे कहते हैं वादा पूरा करना। क्या अब हम सुनीता से मिल सकते हैं? सुनीता? वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? तो कहाँ गई? वो तो पता नहीं कहाँ गई, पर वो ये घर छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? क्यों चली गई? उसका चरित्र ठीक नहीं था। क्या? जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो घर छोड़कर भागना पड़ा। बीवी प्रेम की और डोरे डाल रहे थे मेरे बेटे सुरेंद्र पर। हाँ। ना जाने बिट्टू को भी किस घाट का पानी पिलाया होगा। ये सब झूठ है। इतना झूठ मत बोलो मालकिन, नहीं तो पाप लगेगा। बहुरानी पे इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। उन्होंने इस घर में क्या दुख नहीं सहा और आज तुम उनका नाम बिट्टू के साथ जोड़ रही हो। अच्छा, तू बिट्टू के साथ कब से होने लगी? जब से हम दोनों ने
शादी करने का फैसला किया। क्या? हरामजादी, कल की नौकरानी मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही। मर! चल! निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! बिट्टू, तुम चुप क्यों हो? माँ जी से कहते क्यों नहीं? क्यों नहीं कहते उससे कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो? सच तो यह है कि मैं अम्मा के खिलाफ एक सांस भी नहीं लेता। नहीं बिट्टू, ऐसा मत कहो। बिट्टू, मैंने तुमसे एक बात नहीं बताई। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अम्मा, भैया। चुप चुप, चल अंदर चल चल। अरे मैं क्या तो अंदर चल। बिट्टू, सारी नौकरानी की बच्ची अपने मालिक पर उंगली उठाती है, हमारे खानदान पर इल्जाम लगा रही है। दबाओ जा, निकल जा, मैं कहता हूँ निकल जा, दबाओ जा। हाँ, बहुत देख लिया तमाशा, अब तुम लोग भी फूटो यहाँ से। जब तक सुनीता इस घर में थी तब तक तुम्हारा हमारा रिश्ता था। अब निकलो यहाँ से, भागो। पर इतना तो बता दीजिए, वो गई कहाँ? अरे किसी कोठे पर जाकर देखो अपनी बेटी को। क्या करो बेटा? अरे ठीक कह रहा हूँ, वही जाकर देखो, वही कोठा स्टेशन जहाँ रोज एक नई गाड़ी छूट जाती है। सावित्री, सावित्री, मुझे इस नर्क से ले चलो। हाँ ले जा इसे, ले जा, छोड़ के ले जा, वरना तुम्हारी गाड़ी भी छुड़वा दूंगा साले। मैं उन पापियों के हाथों नहीं मरना चाहती थी, इसलिए अपने ही कंधों पर अपनी ही अर्थी लेकर निकली। माँ ने कहा था, जिस घर में बेटी बहू बनकर जाती है वो तभी निकलती है जब उसकी अर्थी उठती है। What nonsense! 20वीं सदी खत्म होने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान की औरतें अभी भी 16वीं सदी में जी रही हैं। अरे अर्थी तो ससुराल वालों की उठनी चाहिए जो इतना जुल्म करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जुल्म करना और सहना दोनों पाप हैं। तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी बुज़दिलों की तरह खुदकुशी करने जा रही थी। तो और क्या करती? जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं रहा था। लेकिन मरने से जिंदगी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। देखो सुनीता, अपने आप को कभी अकेला, कभी बेसहारा मत समझो। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। सुनीता, तुम्हारे लिए, हम सब लोगों के लिए जरूरी हो गया है कि अपने इस दुख को गुस्से में बदल दें, नहीं तो यही होता रहेगा। औरतें जलाई जाएंगी, मारी जाएंगी, कभी सर न उठा पाएंगी। सुनीता, तुम्हारा ये दुख अकेला तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की लड़ाई है। तुम कहना क्या चाहती हो रत्ना? आज तक हमसे हमारी शक्ति छुपाई गई है। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि त्याग करो, तपस्या करो, सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करो, और हम यही करते आए हैं। लेकिन कभी सोचा है तुमने कि त्याग करने वालों में, सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करने वालों में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है? तुम यही समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी अब शुरू हो रही है, एक नए सिरे से। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मगर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, एक तरह से अपने लिए कर रही हूँ। हम तमाम औरतें एक ही डोरी से बंधी हुई हैं। एक की मजबूरी सबकी मजबूरी बन जाती है, एक की हार सबकी हार। लेकिन एक की जीत से, चाहे वो दुनिया के किसी ही कोने में क्यों ना हो, हम सब में कितनी हिम्मत, कितना आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। रत्ना। हाँ सुनीता, मैं सरकारी वकील हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर समाज के इस घिनौने रिवाज के खिलाफ एक ऐसी हथकड़ी बन जाएं जो ऐसे गिरे हुए लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। सुनीता, तुमने स्पेशल पुलिस एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास पाके काबिल तारीफ काम किया है। थैंक यू सर। ये खुशखबरी, और तुम्हें सुंदरबाग के पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया जाता है। इट इज एन ऑनर सर। शायद कुछ अरसे में तुम्हारा ख्याल बदल जाए, क्योंकि जिस इलाके का नाम सुंदरबाग है ना तो वो सुंदर है और ना ही वहां कोई बाग है। पुलिस के नजरिए में वो काफी बदसूरत और बदनाम इलाका है। वहां तुम्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। नो प्रॉब्लम सर, परेशानियां मेरी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। ज्यादा से ज्यादा एक दो और बढ़ जाएगी ना। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सरकारी वकील साहिबा। सुनीता, हाउ वंडरफुल। सच सुनीता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इम्तिहान तुमने दिया और पास मैं हो गई। अब तुम्हें अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है रत्ना। सबसे पहले मैं वहीं गई थी,
लेकिन पड़ोसियों से पता चला वो लोग मकान बेचकर न जाने कहां चले गए हैं। मैं जानती हूँ ये सब उन्होंने मेरे लिए किया है। मेरे ससुराल के लिए मेरा मायका बिक गया है रत्ना, मेरा मायका बिक गया है। पता नहीं इस जीवन में सुनीता से मुलाकात होगी या नहीं। धीरज रखो सावित्री, एक न एक दिन मिल ही जाएगी। दर बदर घूमते हुए कितना वक्त गुजर गया, मालूम नहीं कहाँ होगी मेरी सुनीता। वेलकम टू सुंदरबाग पुलिस स्टेशन। थैंक यू वेरी मच। सब इंस्पेक्टर कुमार आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप एक सेकंड मैडम, एक बात आपको याद दिला दूं, अभी तक इस कुर्सी पर सिर्फ मर्द बैठे हैं। घबराइए नहीं, मेरे बैठने से अब ये कुर्सी और भी मर्दानी हो जाएगी। मिस्टर कुमार, मैंने इस इलाके के बारे में बहुत तारीफ सुनी है। यहाँ के जो सबसे खूबसूरत लोग हैं उनकी फाइलें चाहिए। फाइल्स आपकी मेज पर हाजिर हैं। आई नो मैडम, नए इंचार्ज हमेशा पुरानी फाइल्स देखते हैं। ये फाइल सक्सेना ब्रदर्स की है। सुरेंद्र सक्सेना, प्रेम सक्सेना, बिट्टू सक्सेना। ये इस इलाके के छठे हुए शरीफ बदमाश हैं। जुए के अड्डे, स्मगलिंग, चरस, गांजे के धंधे इतनी सफाई से चलाते हैं कि ये आज तक पकड़े नहीं जा सके। सुना है इन लोगों की ऊपर वालों से काफी साठगांठ है। ये सबसे बड़ा भाई है सुरेंद्र सक्सेना। उसका कहना है कि अभी तक कोई पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ जो उसको छू सके। वो ठीक ही कहता है मिस्टर कुमार, कोई पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ सकता, लेकिन पुलिस वाली तो पकड़ सकती है। मिस्टर सुरेंद्र सक्सेना, कौन है? यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे है अंदर आने की? हफ्ता नहीं पहुंचा तो बेडरूम तक घुसे। शट अप, पकड़ लो इसे। यहाँ के नया हवलदार कौन है? कौन है यहाँ का इंस्पेक्टर? जल्दी बताओ नहीं तो गाड़ी मैं छूट हूँ जाएगी। यहाँ की इंस्पेक्टर। आए, तुम दरोगा हो? अरे तुम तो कोई औरत दिखती हो। ठीक से पहचानो मिस्टर दरिंदे, मेरा नाम सुनीता है। तुम यहाँ की इंस्पेक्टर बन गई हो? क्यों, गाड़ी छूट गई तुम्हारी? अच्छा, अब समझ में आया कि ये सारी साजिश किसकी थी। हाँ, अच्छा, लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इस इलाके में जितने भी बड़े हाथ है ना, वो सब मेरे हैं। इन गद्दियों पर जितने भी पैर हैं, वो भी सब मेरे हैं। यहाँ इस इलाके की जितनी भी ऊंची कुर्सियां हैं, वो सब की सब मेरी हैं। जब उनसे पाला पड़ेगा ना, तो तुम सबकी गाड़ी बारी बारी छूट जाएगी। हाँ। ये कुर्सियां शरीफों के लिए है, कुत्तों के लिए नहीं। अरे वाह, हमारी बिल्ली हम ही से में घूंघट उतार के बद्दी क्या पहली शेरनी की तरह झाड़ रही हो? अरे कुछ भी जोशो खरोश दिखा लो, रहोगी तो वही 2 टके की चुहिया। शराब, अभी उलंगड़े जबान पर लगाम दे, वरना ऐसी मार मारेंगे कि सारा बदन लंगड़ाने लगेगा, समझे? इंस्पेक्टर साहब, चलाना मुझे भी आता है। हाँ। मेरे वकीलों की फौज जब अपने कानून की किताबों को लेकर अपनी गर्वी दिखाएंगी ना, तो तुम सब के सब ठंड से कांपने लगोगे। हाँ, और फिर बारी बारी सबकी गाड़ी छूट जाएगी। मुझे फौरन इसी वक्त अपनी जमानत चाहिए। जमानत चाहिए तो समझ लो कि तुम्हारी गाड़ी छूट चुकी है। कल इतवार है और इतवार को अदालत आराम करती है। अगली गाड़ी सोमवार की सुबह 11 बजे मिलेगी। तब तक आप वेटिंग रूम में आराम कीजिए। हवालदार, बंद कर दो इसे। मैं देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। छुड़वा दूंगा, एक एक की गाड़ी छुड़वा दूंगा। चुल्लू पर पानी में डूब मरो, शर्म नहीं आती? 48 घंटे हवालात में बंद रहा और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। अरे तुम लोगों की नौकरी इसी बात की है
कि हम कानून की आंखों से काजल निकाले और तुम कानून की आंखों में धूल झोंको? हैं? भैया जल्दी लीडर का फोन लगाओ। ओके सर। बिट्टू, प्रेम, फौरन जाकर कसिनो का माल इधर उधर कर दो। हैं? साहब फोन लग गया। हाँ, आता हूं। हेलो लीडर। हाँ जय हिंद। अरे यार क्या बताए, क्या हाल है? अरे प्यारे तुम तो हमें भूल ही गए और ये भी भूल गए कि हमारे ही नोटों और हमारी ही वोटों से तुम्हें इतनी बड़ी टोपी पहनने को मिली थी, वरना तुम्हारी गाड़ी छूट जाती है। अरे होना क्या है, बड़े अफसोस की बात है तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ हो जाए। तुम ये करो, तुम जाकर सबसे बड़ी टोपी वाले को मिलो। हाँ, ये छोटी छोटी टोपियां हमें बहुत परेशान कर रही हैं। इन छोटी छोटी खोपड़ियों की टोपियां उतरवा करना, इनके सर पर 2-4 चबल लगवा दो। हाँ, अरे फिक्र मत करो यार, तुम्हारी किस्त तुम्हें बिल्कुल वक्त में मिल जाएगी। हाँ, अच्छा जैन। विल यू प्लीज एक्सप्लेन इंस्पेक्टर, क्या ये सच है कि तुमने एक शरीफ आदमी को बिला वजह बंद कर रखा था? सुबह से मुझे फोन आ रहे हैं, ट्रंक कॉल्स आ रहे हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आखिर मुझे भी जवाब देना पड़ता है। मैं समझ गई सर, उस पापी की धमकियां सही थी, लेकिन मैं आपसे एक बात साफ कह देना चाहती हूँ, मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव काम नहीं करेगा। मैं टूट जाऊंगी लेकिन झुकूंगी नहीं। आप चाहे तो मुझे नौकरी से डिसमिस कर दीजिए, मगर शायद वही करना पड़ेगा। बेटी, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे ऐसे ऑफिसर पे नाज है। सर, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम किसी बहुत बड़े मामले तक पहुंचना चाहती हो। यू आर राइट सर। जो बात कैसीनो से शुरू हुई वो कत्ल तक पहुंचने वाली है। मुझे सिर्फ एक गवाह की तलाश है जो आपको आंखों देखा हाल सुना सके। अब वो हरामजादी हमारे लिए आफत की पुड़िया बनती जा रही है। सारे शहर में हमारी थू-थू हो रही है। मुझ पर तो पहले ही थूक चुकी है। तो फिर अब क्या किया जाए? मैं जाती हूँ झाड़ू लेकर थाने और वही मार मार के बहू रानी को गति रानी बना देती हूँ। ऐसी गलती मत करना मम्मी, अब वो तुम्हारी बहू रानी नहीं, वो तो मुझे कब का तलाक दे चुकी है। अरे बेटा इतना तो याद कर। हाँ, अरे वो तो मेरी परछाई से भी डरती थी। मम्मी, अब उसकी परछाई में साड़ी काम और वर्दी ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, एक आइडिया आया है, अब मैं उसे संभाल लूंगा। मैं आ सकता हूँ? यस, कम इन। तुम पुलिस की वर्दी में पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्या काम है? किसी की रिपोर्ट लिखवानी है? हाँ जानम, मैं तुम्हारी रिपोर्ट तुम्हारे पास दर्ज करवाने आया हूँ। डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि तुम हम लोगों से बदला क्यों ले रही हो। हम दहेज के लाख रुपए वापस करने के लिए तैयार हैं। जब मैं अपनी शादी वापस ले चुकी हूँ, दहेज वापस लेकर क्या होगा? मिस्टर प्रेम सक्सेना, दहेज एक तरह की रिश्वत है जिसे लेना और देना दोनों ही अपराध है। आपको इस इल्जाम में हथकड़ियां पड़ सकती है। स्वीटहार्ट, जो हाथ गजरा पहनने के आदी हों उन्हें आसानी से हथकड़ियां नहीं पहनाई जा सकती। लगता है पुरानी दुल्हन के लिए नई बारात का इंतजाम करना होगा। फुलझड़ियां, पटाखे, आतिशबाजी, धूम धड़क्का और कुछ चुने हुए बाराती, इन सब का इंतजाम करना होगा। जरूरत पड़े तो मुझे फोन करिएगा। पुलिस बैंड मैं भिजवा दूंगी। पुलिस वाले बाजा बहुत अच्छा बजाते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे भाई, कैसी गाड़ी चलाते हो तुम? कौन हो तुम? तुम लोग? प्रेम बेटा तुम? धन्यवाद, हमारे तुमसे मुलाकात हो गई बेटा। सुनीता का कुछ पता चला? फिर वही बात, मुझे क्या पता वो कहाँ है। बेटे, हम जिंदगी भर तुम्हारा उपकार मानेंगे। अगर सुनीता का कुछ पता चले तो उसे राम मंदिर पहुंचा देना। हाँ बेटे, मंदिर के नीचे जो फुटपाथ है अब वही हमारा घर है। अच्छा, ओके। ग्राहक अभी तक नहीं आए। तुमने ठीक टाइम दिया था ना? हाँ भैया, अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए। पूरे 20 लाख का माल है, टेंशन हो रहा है साला। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस, मुकाबला करो।
मार दूंगी। नहीं, मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर मैं तुम्हारा पति रह चुका हूं। कभी तुमने मेरे साथ 7 फेरे भी लिए थे। नहीं सुनीता, तुम मेरा खून नहीं कर सकती। ये आपने क्या किया? अब वो इतनी आसानी से रंगे हाथ पकड़ में नहीं आएगा। मुझे मालूम नहीं था कि आप शादीशुदा हैं और उस झूठी जिंदगी के जज्बात अभी तक आपके साथ हैं। ट्रांसफर? तुम अपनी बदली क्यों करवाना चाहती हो? सर, शायद आपको नहीं मालूम, सक्सेना खानदान एक्चुअली पहले मेरी ससुराल थी। हालांकि मैं तलाक दे चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि लोग कहें कि मैं उन लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आई। मैं सब कुछ जानता हूं, आखिर हम भी पुलिस वाले हैं। देश के किसी भी कोने में जब कभी किसी बेटी की बेइज्जती होती है, कोई बहू बेआबरू होती है, तो उसके छींटे हमारी वर्दी पे भी पड़ते हैं। 80 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ पुलिस वाले नहीं हो सकते। इसलिए हर बहू को, हर बेटी को अपना पुलिस वाला खुद बनना पड़ेगा। बेटी, उस खानदान की काली करतूतें खुद सफेद होती जा रही हैं। इसलिए मैं तुम्हारा ट्रांसफर मंजूर नहीं करूंगा। दैट्स एन ऑर्डर। सुरेंद्र भैया, एक आखिरी कोशिश मैं करता हूं। अरे भैया, आखिरी तो तुम कर चुके हो। अगर कुछ करना ही है तो नई कोशिश की बात करो। हाँ भैया, कल जब मैं उसके पिस्तौल के सामने था, अगर वो चाहती तो मुझे गोली मार सकती थी, लेकिन जब मैंने उसे 7 फेरों की याद दिलाई, उसके हाथ कांप उठे और मैं भाग निकला। वैसे तो बात छोटी है, लेकिन इसे बड़ा बनाया जा सकता है। अरे शाबाश मुन्ना, शाबाश शाबाश। अगर तुम इस कपकपी को ठकठकी में बदल सको तो हमारे मुर्दा बदन में सनसनी आ सकती है। हाँ, अच्छा, मेरी तरफ से 10। 10 नहीं भैया, डन। मेम साहब, आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? अकेले में 1-2 सवाल पूछने हैं। तुम्हारे पास सवाल भी है? पूछो। अगर तुम्हारे सवाल किसी लायक हुए तो उसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। सुनीता, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि मैं तुम्हारा पति हूं? जो सिंदूर तुमने पहुंच दिया है वो सिंदूर में हो, जिसने तुम्हारे बदन के हर हिस्से पर प्यार की स्याही से दस्तखत किए हैं, वो प्रेमी में हूं। तुम्हारा सिंदूर, तुम्हारी स्याही दोनों ही बनावटी थे। उनके निशान तो तुमने उसी दिन मिटा दिए थे जिस दिन तुमने अपनी पत्नी को उस बड़े दरिंदे को सौंपना चाहा था। अगला सवाल। हाँ है, उस दिन तुमने मुझे गोली नहीं मारी क्योंकि तुम कांप गई, क्योंकि तुम एक भारतीय नारी हो, क्योंकि कहीं बहुत अंदर तुम आज भी यह मानती हो कि मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे छूने से पहले यह समझ लो कि तुम क्या छूने जा रहे हो। समझता हूं, इसीलिए छूना चाहता हूं, लिपटना चाहता हूं, प्यार करना चाहता हूं। सुनीता, तुम ही मेरी सीता हो, तुम ही मेरी सरस्वती, तुम ही मेरी लक्ष्मी। तुमने महाकाली और दुर्गा का नाम नहीं सुना क्या? मैं तुम्हें देख लूंगा। क्यों, पहले ठीक से नहीं देखा क्या? कोई बात नहीं, हवालात में देख लेना, क्योंकि कोई भी खूनी चाहे जिस हवा में हो, एक दिन जेल की हवा जरूर खाता है। तुम बकवास कर रही हो। खून? मैंने किसका खून किया? तुमने नहीं, उस बदजात ने जिसके तुम औलाद हो, लेकिन इशारा तुम सबका था। उस बेगुनाह दुल्हन की पहली रात एक दिन तुम सबके लिए कयामत की रात बनकर आएगी। जिस दिन मुझे वो चश्मदीद गवाह लिली मिल जाएगी, उस दिन से तुम सब लोग अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर देना। गेट आउट, आई से गेट आउट। हाँ, अब समझ में आया कि उसने हमारी दी हुई दवाई क्यों नहीं पी थी। पिट्टू जी, तुझे मालूम था कि लिली को ये सब कुछ मालूम था? नहीं भैया, उसने मुझे कभी हवा नहीं लगने दी। भैया, इससे पहले कि लिली पुलिस के हाथ लगे, खुद हमें उसे हत्या लेना चाहिए। लेकिन उसका पता कैसे मिलेगा? अरे सुनते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है।
अच्छी तरह से ढूंढो तो शैतान भी मिल जाएगा। वैसे सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपनी निगाह पुलिस पर रखें और जैसे ही पुलिस की दोनों आंखें लिल्ली को देखेंगी वैसे ही हमारी तीसरी आंख आकर हमें सब कुछ बता देगी। सो जा मेरे बेटा, सो जा। चंदा मामा आएगा, लाल खिलौने लाएगा। हाँ मेरी गुड़ियो, सो जा। हम सुला देते बेबी को गोद में और तुम्हें बिस्तर पे। ज्यादा बदतमीजी की तो सड़क पे सोते नजर आओगे, समझे? अगर सड़क ही पसंद है तो मेरी जान वहीं हो जाए। छोड़ो मुझे भैया, भैया बचाओ। कौन है तेरा भैया? हम है तेरे सैया। छोड़ो मुझे। विमाना तुम्हारे बहन को छेड़ा है। क्या बोल रहा है? किसकी मौत आई है? छोड़ो मुझे भैया, भैया। हम है इसके भैया। तेरी तो कमीना, मार दूंगा, मार दूंगा तुझे। अच्छा पुलिस है। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे हवलदार, भीमा को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, समझा? छोड़ हमको। शट अप, ले जाओ इसे अंदर। अरे इंस्पेक्टर, को छोड़ तुझे तो मैं दीजिए। देख लूंगा। ये मेरा भाई है, ये मुझे बदमाशों से बचा रहा था इंस्पेक्टर साहब। लिली, मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा। भौरानी आप पुलिस में? वो एक लंबी कहानी है। तुमने मुझे एक बार कहा था कि कांता सक्सेना ने अपनी पहली भौरानी को जहर देकर मारा था, याद है? हाँ भौरानी, मैं जीसस की कसम खाकर कहती हूँ ये सब सच है। ये बात तुम अदालत में कहोगी? एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगी। लिली, सर, लिली का पता लग गया। वो भीमा नाम के आदमी के साथ रहती है। कल उसे बयान देने के लिए ले जाया जाएगा। उसका पता ठिकाना तो अच्छी तरह से मालूम है ना? बहुत अच्छी तरह से। इससे पहले कि वो अपनी जबान खोले, हमें उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। सुना है तुम हमारे खिलाफ कोई झूठी गवाही देने जा रही हो? ऐसी गलती ना करना लिली, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। तो तुम लोग मुझे धमकी देने आए हो? कुत्तों, अब मैं वो फूल नहीं जिसे तुम मसलना चाहते थे। वक्त ने मुझे इतना पत्थर बना दिया है कि मैं तुम दोनों के लिए अकेली काफी हूं। अच्छा लेकिन इस बार हम भी अपने साथ तो पहाड़ लाए हैं। अगर तुम हमारा पहरा न पड़ सको तो दफा नंबर 302 ये दोनों कत्ल के माहिर हैं। ये सिर्फ दफा नंबर 302 में अंदर जाते हैं, लेकिन इस बार हम खास तौर पर इन्हें तुम्हारी सेवा के लिए लाए हैं। भीमा! क्या बात है लिली? अरे ये बदसूरत मेहमान कौन है? जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने तो किसी को खाने पे नहीं बुलाया। क्यों मुन्नी? अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो भीमा जो हमारी नौकरानी को रखे हुए हो? हाँ? अबे साले लंगड़े, क्यों मेरी बहन को माँ की गाली दे रहा है? मुन्नी, जरा मामा की गोद से तो उतर जाओ। क्यों तुम्हारे पापा तो नहीं आए, लेकिन तुम्हारे चाचा अपने 2 चमचों के साथ आए। तो अब तुम क्या करो? तुम इस झूले में थोड़ी देर झूला झूलो है। शाबाश, जब तक मैं तुम्हारे चाचा को झूला झूलाता हूं। है? हाँ भाई चाचा। तू कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे।
आजा मुन्ना। ये तो बहुत बुरा हुआ सुनीता। लिली ने अपनी जबान बंद करके केस को बहुत उलझा दिया। बगैर उसकी गवाही के केस शुरू ही नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ रत्ना, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता क्या किया जाए। एक काम करो, तुम बुराई की बुनियाद पे हमला करो। मैं समझी नहीं। किसी तरह अपनी सास महारानी को हथकड़ियां पहनाओ और फिर कोशिश करो कि वो अपनी जबान खोले। 1000 की मेरी चाल। पैक पैक। चलो एक छोटी सी चाल मेरी भी। लो भाई, 2000 की मेरी आ गई। मेरी तरफ से भी डबल। लगता है तेरे पास बड़े तगड़े पत्ते हैं। हाँ? मेरी भी एक चाल। अच्छा, मेरी तरफ से भी 16,000। एक छोटी सी, मेरी भी 16,000। बाय गॉड, आजकल तू लगती भी 16 की है। देखो तेरी उम्र कितनी है? शो कर। 1 2। क्या? ओह नो। ओह ये। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस? ओह, तो तुम हो। सुना तो बहुत था तुम्हारे बारे में, लेकिन आज सामने आई हूँ। भूल गई मेरी माँ? ठहरो, अभी दिखाती हूँ। बदतमीज। सास महारानी, जुए के इल्जाम में तो तुमसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता, लेकिन ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर पर हमला करने का मतलब 7 महीनों तक हवालात के फेरे। और फिर वैसे भी मुझे तुमसे 3.5 बातें और भी करनी है। क्या? ले चलो इसे। मैंने जीसस की कसम खाई थी कि अगर भी मैं जिंदा रहा तो मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगी, लेकिन भीमा मर गया। इसका मतलब है ये जीसस का इशारा है कि मैं सच्चाई का साथ दूं। मैं कोर्ट में बयान दूंगी, मैं सबके सामने बयान दूंगी कि सच्चाई क्या है। भीमा की यही आखिरी ख्वाहिश थी। कुमार, तुम बराबर लिली के पहरे पर रहो, और ये बात अखबार में नहीं छपनी चाहिए कि भीमा मर गया, नहीं तो दुश्मन लिली को भी मार डालेंगे। यस मैडम। मुझे यहाँ से बाहर निकालो मेरे बच्चों, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कहीं मेरे मुंह से कहीं ऐसी वैसी बात निकल गई तो। अम्मा, हाँ, मुझे यहाँ से निकालो। वो लोग मुझे फांसी पे लटका देंगे। नहीं, मैं अकेली नहीं मरूंगी। अम्मा, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे यहाँ से निकालो। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। नमस्ते बाबूजी। हाँ? अरे बेटा तुम? हाँ बाबूजी, सुनीता मिल गई है। क्या? सुनीता मिल गई? सुनीता मिल गई? कहाँ मिली? आइए मेरे साथ। चलो सावित्री। इंस्पेक्टर साहबा, तुम? एक बात कहने आया हूं। आप मम्मी की जमानत मंजूर कर लेंगी और कुछ ऐसा ड्रामा करेंगी कि मामला कमजोर हो जाए और धीरे धीरे खत्म हो जाए। अच्छा, पुलिस को धमकी देने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। तो फिर इन्हें आजाद कौन कराएगा? देखिए, शायद आप इन लोगों को पहचानती हो। कहाँ हैं ये लोग? मैं पूछती कहाँ हैं ये लोग? गले पर कम जोर डालिए, दिमाग पर ज्यादा। ये लोग हमारे मेहमान हैं।
मगर आपने अलिफ से बे करने की कोशिश की तो ये लोग कुछ घड़ी के मेहमान रह जाएंगे। नहीं समझी? आपके पूजनीय पिताजी और आदरणीय माताजी का स्वर्गवास हो जाएगा। अरे तुम फिक्र ना करो माँ, हाँ, एक एक को देख लूंगा, समझ गई बेटा, सबकी गाड़ी समझ छुड़वा गई। दूंगा। हाँ कुमार, अब हमें फौरन हमला करना चाहिए। मेरे लिए फर्ज और कानून ही सब कुछ है। सुनीता जी, जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई भी कदम आपके माँ बाप की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। मैं जानती हूँ कुमार, लेकिन इन गुनहगारों को खत्म करने के लिए कोई भी कुर्बानी छोटी है। सुनीता जी, गर्म लोहे को काटने के लिए ठंडे लोहे का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको याद है शायद, आपने एक बार कहा था जो पुलिस वाले नहीं कर सकते वो पुलिस वाली कर सकती है। यू आर करेक्ट कुमार। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मिस जल्जला, न जाने कब से मेरी गाड़ी किसी खटाला स्टेशन पर खड़ी लेट होती जा रही थी, लेकिन आपको देखते ही सीटियां मारने लगी है। ऐसा लगता है कि छूट जाएगी। मिस जल्जला, आज रात को हम दोनों खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना पहनना सब कुछ एक साथ करें। हाँ। लेकिन जलजला सिर्फ उसकी होती है जिसके पास पैसा हो। पैसा? अरे पैसा ही पैसा है। हाँ? आप देखना चाहती हैं हमारा कमाल? तो आइए हमारे साथ। आइए मिस, आइए। ये देखिए, ये वो पेड़ हैं जिन पर वोट उगते हैं। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में नकली नौकरियां दिलवाने का धंधा किया जाता है। बम्बई से दुबई तक 10,000 ग्राहक से लेते हैं, फिर उसे नाव में बिठाकर सारी रात समुद्र में घुमाते रहते हैं और सुबह अलीबाग में उतार देते हैं। अब ढूंढो तो भाई। वेरी क्लेवर। और ये देखिए इस डिपार्टमेंट को, ये है सफेद शुगर, व्हाइट शुगर। कॉलेज के लौंडे से बड़े फिल्मी स्टाइल से यूं सूटा लगाते हैं, एक दफा सूटा मारते हैं तो जिंदगी भर के लिए भुट्टा बन जाते हैं। चरस, गांजा, LSD वगैरह वगैरह सब कुछ इस डिपार्टमेंट में बनता है। इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये जेवरात, ये नोट। ओह माय गॉड। ये देखिए, ये स्कॉच की खाली बोतलें हैं, लेकिन इनमें देशी शराब डाली जाती है। 2.5 रुपए का माल 250 में बेचा जाता है। फैंटास्टिक मैन। ये लोग कौन हैं? आप क्या इंसान भी बेचते हैं? अगर इनका कोई खरीदार मिल जाता ना तो मैं इन्हें बेच देता। मिस जल्जला, आप नहीं जानती, ये उस औलाद के माँ बाप हैं जिन्होंने हमारा रहना मुश्किल कर रखा है, लेकिन हम भी इन्हें आराम से मरने नहीं देंगे। तड़पा कर मारेंगे। आपने उन्हें देखी? अच्छा, मेरा काम तुम करना चाहती हो? हाँ, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ। ये इन बूढ़ों की वो कमीनी औलाद मैं ही हूँ। तुम सुनीता बेटी? सुनीता?
योर ऑनर, अदालत की इन खामोश दीवारों ने खून के हजारों मुकदमे सुने और उनके फैसले किए, लेकिन आज जिस मुकदमे की सुनवाई की जा रही है वो अदालत को महज एक इंसाफ का मंदिर ही नहीं बल्कि आत्मा की अदालत का दर्जा भी अता कर रहा है, क्योंकि इसमें इन 4 मुजरिमों के साथ साथ हमारा समाज भी मुजरिमों के कटघरे में खड़ा हुआ है। आज यहां सिर्फ इस बात का फैसला नहीं होगा कि इन कातिलों को इनके जुर्म की क्या सजा दी जाए, बल्कि आज यहां यह भी तय होगा कि नारी को शक्ति मानकर पूजने वाले देश भारत में नारी को इज्जत और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ये बात इसलिए उठा रही हूं योर ऑनर, क्योंकि सच पूछे तो कातिल ये नहीं, कातिल है वो गंदी घिनौनी बदबूदार परंपरा जिसे समाज तो दहेज का नाम देता है, लेकिन मैं उसे नारी जाति को दी हुई एक गंदी गाली कहती हूँ। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इस देश के लोग दहेज लेते कैसे हैं और दहेज देते कैसे हैं। आज इस भरी अदालत में अपने बेटों के दलालों, अपने बेटों के व्यापारियों से यह पूछा जाए कि तुम कैसे बेईमान लोग हो कि अपने बेटों के दाम तो ले लेते हो लेकिन उन्हें खरीदार के हवाले नहीं करते। अगर तुम अपने बेटों को मवेशियों की तरह बेचने के लिए पालते हो तो बेचो और छुट्टी करो। अपने बेटों से कहो कि वो अपनी पत्नियों के गुलाम बनकर जिए, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नियों के लिए खरीदा गया है। लेकिन इस देश में तो गंगा उल्टी बहती है। यहाँ तो दाम देने के बाद भी पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों की गुलामी करनी पड़ती है, और अगर दाम चुकाने में जरा सी कमी रह जाए तो वो उनके हाथों मारी भी जा सकती है, जलाई भी जा सकती है। What a shameful state of affairs. Your Honor, आने वाली सदियां अपनी आंखें खोलकर इस मुकदमे की हर कारगुजारी गौर से देख रही है, ताकि इंसाफ की कलम सच्चाई की स्याही से जो फैसला लिखे वो एक नया इतिहास बन जाए। That's all, Your Honor. Your Honor, हम जिस हकीकत की बुनियाद पर खड़े हैं उस हकीकत का नाम है अदालत। अदालत जज्बात नहीं देखती, कीर्तन भजन कव्वाली नहीं सुनती, सिर्फ सबूत चाहती है। सबूत उसकी आंखें हैं, सबूत उसका खुदा है, सबूत उसका मजहब है। अदालत सिर्फ सबूत चाहती है। That's all, Your Honor. सबूत के तौर पर मेरा पहला गवाह पेश है, श्रीमती चंपा देवी। चंपा बाई हाजिर हो। आपका नाम? चंपा बाई। क्या आप कोई काम करती हैं? शादी ब्याह करवाती हूँ। क्या मतलब? लड़की वाले कहते हैं लड़का खोजो, लड़के वाले कहते हैं दहेज खोजो, मैं खोज देती हूँ। चंपा बाई, क्या आपने अपराधी प्रेम सक्सेना के लिए लड़की खोजी? जी हाँ। आपसे कैसी लड़की खोजने के लिए कहा गया था? लड़की कैसी भी हो, रोकड़ा ज्यादा से ज्यादा लाना चाहिए। पहली बहू का दहेज देखकर इनके चेहरे उतर गए थे। पहली सुहागरात को बहू चल बसी। मैंने बातों ही बातों में कांता को पूछा, अरे कांता, इतनी जल्दी तूने बहू को ठिकाने कैसे लगा दिया? तो हंसकर बोलती है, अरे दवाई पिलाकर। मैं तो कांप गई। दवाई का मतलब हुआ जहर। That's all, Your Honor. चंपा भाई जी, आप शादी करवाने का कितना कमीशन लेती हैं? 500 रुपए। लेकिन अगर आपको अपनी शादी करवानी होगी तो 1000 रुपए से कम नहीं लूंगी, क्योंकि आपने बहुत झूठ बोल बोल कर पैसे कमाए हैं ना। ऑर्डर ऑर्डर। चंपा भाई, कांता देवी से जो आपके 500 रुपए तय हुए थे वो आपको मिल गए? अरे कहाँ मिले वकील साहब, वहाँ तो शादी से तलाक भी हो गई। अरे ये कमीने खानदानी हैं, मेरे पैसे हजम कर गए। जब आपको पता था कि इन लोगों ने अपनी पहली बहू को जहर देकर मारा है, तो फिर आपने इसी खानदान में दोबारा शादी क्यों करवाई? जवाब दीजिए। शायद आपके पास जवाब नहीं है। योर ऑनर, इसे कहते हैं तिया चक्र। 100 रुपए ना मिलने की वजह से इस औरत ने भरी अदालत में 100 गालियां सुना दी। मामला कत्ल का नहीं, सिर्फ 100 रुपए का है। अगर इस औरत को 100 रुपए मिल जाते तो ये मेरे क्लाइंट्स पर मालाएं चढ़ाती, इनकी आरती उतारती। योर ऑनर, पुलिस ने इस औरत को भड़काकर जबरदस्ती से झूठी गवाही देने पर उकसाया है, ताकि इस मनगढ़ंत कहानी में ये जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले सके, और ये ले रही है। इट्स ए केस ऑफ पर्सनल वेंडेटा। बदला लेने की घिनौनी साजिश है ये। दैट्स ऑल, योर ऑनर।
सुरेंद्र सक्सेना, बहू को रात में जहर देने के बाद आपने उसे सुबह होने से पहले ही जला दिया। लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक सूरज ढलने के बाद से लेकर सूरज निकलने तक लाश को जलाया नहीं जाता। इसके अलावा अदालत यह जानना चाहेगी कि बारात में तो कई रिश्तेदार आए थे, जनाजे में कौन कौन शामिल हुआ था, कितने बजे, कहां पर, किस किस की मौजूदगी में लाश जलाई गई थी, और डेथ सर्टिफिकेट कहां है? वाह वाह वकील साहबा, अरे आपकी पकड़ तो बड़ी जबरदस्त है। क्या काबिलियत चाहती है आपने, क्या कानूनी खोपड़ी पाई है आपने। अगर सचमुच हमने बहू का खून किया होता, हम तो आपके सवालों में आकर अपनी गाड़ी छुड़वा लेते। लेकिन वकील साहबा, ये झूठ मूठ का कानून दिखाकर, ये झूठ मूठ की जो तहमत आप हम जैसे शरीफ और इज्जतदार इंसानों पर लगा रहे हैं, उसका पर्दा तो वो हमारे वकील साहब ही उठाएंगे। हाँ तो वकील साहब, जज साहब को वो पेश कीजिए। योर ऑनर, इसमें डॉक्टर शर्मा का दिया हुआ डेथ सर्टिफिकेट है, साथ में मेरू घाट का दिया हुआ वो क्रीमेशन सर्टिफिकेट भी है, जिसमें यह साफ लिखा है कि लाश को सुबह 8 बजे जला दिया गया था। इसके साथ साथ उन 25 लोगों के नाम और पते दर्ज हैं जो मरहुमा के रिश्तेदार या पड़ोसी थे। अगर अदालत चाहे तो उन्हें बुलाकर तफ्तीश कर सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जो डॉक्टर तीमारदारी करने के लिए नहीं पहुंच सका, वो डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए फौरन हाजिर हो गया, और घाट पे जलाने वालों ने क्रिमेशन सर्टिफिकेट दे दिया। पैसे में बहुत ताकत होती है योर ऑनर, क्योंकि इस देश में हर चीज खरीदी जा सकती है। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग सिर्फ इसलिए हुई ताकि मुर्दे की डॉक्टरी जांच पड़ताल न होने पाए। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो सक्सेना खानदान की हकीकत सामने आ जाती, और यह आसानी से साबित हो जाता कि वो मरी नहीं, जानबूझकर सोच समझकर मारी गई थी। That's all, Your Honor. मेरी पहली बीवी एक देवी थी। ये मेरी बदकिस्मती है कि पहली रात ही उसे अपेंडिक्स का दौरा पड़ा, और बहुत दवा दारू करने के बावजूद भी उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। अगर वो देवी जिंदा होती तो शायद मुझे किसी राक्षसी से शादी करने का और इस तरह अपने बर्बादी कराने का मौका न मिलता। इंस्पेक्टर सुनीता देवी, क्या ये सही है कि आप कभी मिसेस प्रेम सक्सेना रह चुकी हैं? जी हाँ। सुनीता जी, अपनी उस वक्त की जिंदगी पे कुछ रोशनी डाल सकती? सुना है कि वक्त बड़े बड़े जख्मों को भर देता है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि इसमें कितना वक्त लगता है। मुझ पर दहेज को लेकर अत्याचार किए गए, मेरे भाई की जान गई, माँ बाप घर बेचकर रास्ते के भिखारी बन गए, मुझे जहर पिलाने और जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यहां तक कि मेरा अपना पति मुझे अपने बड़े भाई के हाथों सौंप देना चाहता था। ये वही आखिरी हद थी जिसे तोड़कर मैं हमेशा के लिए आजाद हो गई। मेरी फाजिल दोस्त मिस रत्ना पाठक ने आपके आंसू पोंछे, आपको पुलिस में लगवाया ताकि आप बदला ले सके। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, आपके पास जो फाइल है उसमें प्रेम कुमार सक्सेना ने खुले अल्फाजों में यह बयान दिया है कि सुनीता देवी एक बदचलन, एक चरित्रहीन औरत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। क्या कोई पति यह बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी ड्राइवरों, नौकरों और पड़ोसियों से आंखें लड़ाए? क्या कोई सास यह बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी बहू घर में आते ही उसे बेइज्जत करना शुरू कर दे? क्या कोई जेठ यह बर्दाश्त कर सकता है कि उसके घर की बहू जो उसकी बेटी की तरह है, उसके साथ हम बिस्तरी करने की कोशिश करें? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जब सुनीता देवी अपने घर को अय्याशी का अड्डा नहीं बना पाई तो बाहर आकर वर्दी पहन ली और गिन गिन कर बदले लिए जाने लगे। कदम कदम पर उन ससुराल वालों को जलील किया गया जहां ये कभी बहू बनकर आई थी। योर ऑनर, वो बहुएं और होती हैं जो डोली में आती हैं और अर्थी में जाती हैं, मगर ये उन बहुओं में से हैं जो अपने ही ससुराल वालों की अर्थी निकालने पर तुली हुई हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। लिली डिसूजा, जब आप कांता सक्सेना के कमरे में सफाई कर रही थीं, तो आपको जहर की बोतल का पता कैसे लगा? सफाई करते करते अचानक मुझसे बोतल टूट गई और मालकिन की बिल्ली ने आकर जब दवा चाट ली
तो वो तड़प तड़प कर मर गई। तब मुझे याद आया कि वही दवा है जो मालकिन ने पहली बहुरानी की तबीयत खराब होने पर दी थी, और पहली बहुरानी दवा पीकर तड़प तड़प कर मर गई। जब सुनीता बहुरानी की तबीयत खराब हुई तो इससे पहले कि मालकिन उन्हें दवा दे, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन एक बात जो छुपाई गई है वो मैं अदालत को बताना चाहूंगा। योर ऑनर, लिली सक्सेना घराने में नौकरानी का काम करती थी। वहां के छोटे साहबजादे को फंसा कर वहां की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी, और यहां तक कि किसी और की औलाद इस मासूम लड़के के सर मरना चाह रही थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लिली की बेटी वीरेंद्र सक्सेना की ही बेटी है। कानून को इस बात का सबूत चाहिए। कोई भी मां कसम खाकर कह सकती है कि उसके संतान के पिता कौन है। कौन किसकी औलाद है यह बात बगैर सबूत के साबित नहीं हो सकती मैडम। योर ऑनर, इसका मतलब तो यह हुआ कि मिस्टर अशोक सेन को भी सबूत पेश करना चाहिए कि वो अपने बाप की औलाद हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर सेन प्रोसीड। किसी और की औलाद किसी और के नाम पर लगाने वाली यह बदनाम लड़की जब घर से निकाल दी गई तो भीमा नाम के एक बदमाश ने इसे रखेल रख लिया। ये झूठ है। ये सच है। भीमा नाम का बदमाश जो शराब पीने और दादागिरी के इल्जाम में कई बार जेल जा चुका है, इस लड़की से पेशा करवाता था। उसी वजह से उसका कुछ ग्राहकों से झगड़ा हुआ और उसका खून हो गया। योर ऑनर, इस किस्म की नीच और गिरी हुई औरतें समाज के मुंह पर कलंक हैं जो दूसरों पर कीचड़ उछालने की कमाई खाती हैं। योर ऑनर, अब तक सरकारी पक्ष में जितनी भी गवाहियां पेश हुई हैं, जैसे सुनीता देवी, चंपाबाई और लिली, ये सब किसी ना किसी वजह से इस खानदान से अपनी जाती दुश्मनी निकाल रही हैं और झूठी गवाहियां दे रही हैं। लिहाजा ऐसे गवाहों की कोई अहमियत नहीं होती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। अब क्या होगा रत्ना? लगता है हमेशा की तरह झूठ की जीत होगी। नहीं सुनीता, मैं इतनी आसानी से उनके झूठ को जीतने नहीं दूंगी। मुझे यहाँ क्यों लायो? आपसे कोई मिलना चाहता है। लिली? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या जवाब दूं? मैं तो खुद एक सवाल बन के रह गई हूँ। तो कहीं और जाओ, मेरे पास तुम्हारा कोई जवाब नहीं। लिली के सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है, और आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। समझ में नहीं आता आप लोग किस जवाब की तलाश में यहाँ आई हैं? तुम अपनी बीवी से भाग सकते हो, अपनी बच्ची से भाग सकते हो, लेकिन अपने आप से नहीं भाग सकते। ये सच है। तुमने लिली से शादी नहीं की, लेकिन लिली तुम्हारी बीवी है। तुमने इस बच्चे को कभी प्यार नहीं किया, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा है। इस बकवास का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। फांसी लगने के बाद सारे असर बेअसर हो जाते हैं। लेकिन मुझे क्यों फांसी लगेगी? मैंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन खूनियों का साथ देना भी बहुत संगीन जुर्म है। अफसोस कि तुम्हारे मरने के बाद ये बच्ची जो तुम्हारा अपना ही खून है, किसी कोठे पे पलेगी, और जितना नाम तुमने जिंदगी में कमाया उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी बात कमाएगी। और लोग कहेंगे बाप बेगुनाहों को मौत बेचता था और बेटी गुनहगारों को जिस्म बेचती है। मेहरबानी करके आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कुछ समझ में नहीं आता आप लोग क्या चाहती हैं। शैतान के अंदर सोए हुए भगवान को जगाने की आखिरी कोशिश है। लिली को अपना शौहर और इस बच्ची को अपना बाप वापस दिलाने की आखिरी कोशिश। सोच लो बिट्टू, तुम्हारे न रहने के बाद ये दोनों भी कहीं की न रहेंगी। अदालत का मुकदमा हारते ही तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची अपनी जिंदगी का मुकदमा भी हार जाएंगे। तुम चाहो तो इस बर्बादी को रोक सकते हो। तुम चाहो तो अपनी आत्मा पे हाथ रखकर सच्चाई की पैरवी कर सकते हो। तुम चाहो तो अपनी जान बचाने के साथ साथ अपनी बीवी और बच्ची की जान भी बचा सकते हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने खानदान के खिलाफ नहीं जा सकता। आखिर वो मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरे अपने हैं। जिन्हें तुम अपने कह रहे हो, आज तुम उन्हीं की वजह से मौत के कगार पर खड़े हो। अपने वो होते हैं जो जिंदगी दें। मौत की साझेदारी करने वाले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अपने नहीं हो सकते। किसे अपना कह रहे हो? उस माँ को जिसने दूध की जगह जहर पिला के तुम्हें बड़ा किया, उन भाइयों को जिन्होंने तुम्हें बदी के रास्ते पे चलना सिखाया। ये है तुम्हारे अपने,
ये है तुम्हारी पत्नी और ये है वो बच्ची जिससे तुम्हारे नए खानदान की शुरुआत होगी। इनका भविष्य तुम्हारे हाथ में है, इनसे इनका भविष्य मत छीनो, वरना तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। शायद तुम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाओगे। मुझे माफ कर दो लिली, मुझे माफ कर दो। हाँ, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से सुरेंद्र भैया, प्रेम भैया और मां को पहली भाभी को जहर देते देखा। डॉक्टर का रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, जनाजे के साथ जाने वाले झूठे हैं, उन्हें खरीद लिया गया था। सुनीता जी को भी दहेज की वजह से जहर देने की कोशिश की गई, आग से जलाने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया। सुरेंद्र भैया ने दहेज की रकम से अय्याशी के अड्डे खोले और लाखों कमाए। प्रेम भैया ने गंगा जल की तरह पवित्र सुनीता भाभी पर हर मुमकिन अत्याचार किए। सुरेंद्र भैया ने उन्हें रेप करने की कोशिश की और प्रेम भैया ने सुरेंद्र भैया की मदद की। भीमा का खून सुरेंद्र भैया और प्रेम भैया ने मिलकर किया। सुनीता जी के मां बाप को हमने किडनैप किया ताकि पुलिस की जबान बंद रहे। पहली भाभी, प्रकाश और भीमा, इन तीनों खूनों के जिम्मेदार ये तीनों हैं। लिली मेरी पत्नी है और इस नाजायज बच्ची का जायज बाप मैं हूं। योर ऑनर, सरकारी गवाह वीरेंद्र सक्सेना के बयान के बाद यह साबित हो जाता है कि प्रेम सक्सेना, सुरेंद्र सक्सेना और कांता सक्सेना ने दहेज की कमी की वजह से पहली बहू उषा देवी को जहर दिया। वीरेंद्र सक्सेना खुद सक्सेना खानदान के एक सदस्य हैं, लिहाजा इन पे यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि वो चंपा देवी या लिली डिसूजा की तरह सक्सेना खानदान से कोई जाती दुश्मनी का बदला चुका रहे हैं। योर ऑनर, मुजरिम का जुर्म तो साबित हो गया, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बार बार उठ रहा है, जिसका जवाब मैं इस अदालत से मांगूंगी, इस देश के कानून से मांगूंगी, पूरे समाज से मांगूंगी। अगर वीरेंद्र सक्सेना आज भरी अदालत में सच नहीं बोलते तो सोचिए क्या होता। तो ये तीनों कातिल बाइज्जत रिहा हो जाते और पहली बहू अपेंडिक्स का शिकार साबित हो जाती। क्यों? क्योंकि कानून सिर्फ सबूत मांगता है, सबूत उसकी आंखें, सबूत उसका मजहब, सबूत उसका खुदा। लेकिन दहेज के केसेस में सबूत मिलना नामुमकिन है। ये घटनाएं घरों के अंदर घटती हैं, परिवारों के अंदर घटती हैं। दहेज के लिए खून करने वाले लोग पेशेवर बदमाश नहीं होते, इज्जतदार पढ़े लिखे लोग समझे जाते हैं। इनके जुर्म का कोई साक्षी नहीं होता, कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए कानून को करना तो यह चाहिए योर ऑनर कि दहेज के केसेस में मुजरिम को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए, और जब भी जहां भी कोई बहू अचानक संदेहास्पद मौत की शिकार हो, वहां उसके ससुराल वालों को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जब तक कि वो बियॉन्ड एनी डाउट ये साबित न कर सकें कि वो बेकसूर हैं। योर ऑनर, राम के इस देश में पुरुष अभी तक अपने आप को राजा रामचंद्र का अवतार समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राम ने तो अपनी पत्नी के लिए लंका फूंक डाली थी, और आजकल के ये राम अपनी पत्नियों को फूंककर अय्याशी की लंका बना लेते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं इस ऑनरेबल कोर्ट से दरखास्त करती हूं कि वो कानून को एक नई दिशा देने के साथ साथ इन तीन कातिलों को सजाए मौत का हुक्म दे। That's all, Your Honor. After hearing the prosecution and the defense, अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि श्री वीरेंद्र सक्सेना उर्फ बिट्टू को सरकारी गवाह होने की वजह से बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। और चूंकि यह साबित हो चुका है कि श्रीमती कांता सक्सेना, सुरेंद्र सक्सेना और श्री प्रेम सक्सेना ने पहली बहू को दहेज की वजह से जहर देकर मारा है और दूसरी बहू सुनीता देवी को जलाकर मार डालने की कोशिश की है, भीमा की मौत के भी यही जिम्मेदार हैं। इसलिए इन्हें जेर दफा 302 इंडियन पेनल कोड के मातहत सजाए मौत दी जाती है। दे शुड बी हैंग्ड टिल डेथ।
रत्ना, आज तुमने ये साबित कर दिया कि नारी अपने अंदर की शक्ति को जगा ले तो दुनिया के किसी भी मसले को हल कर सकती है। दुनिया के किसी भी मुकाम पर वो मर्द से कम नहीं। हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं सुनीता जी। सुनीता जी, इस मुकदमे में मर्दों और औरतों पर एक अजीब सी अनोखी बात हुई है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे उन बेटियों से कुछ कहना है जो कल बहू बनेगी। इस देश की बहुएं सिंदूर लगाने के बाद भेड़ बकरियों की जिंदगी जीती हैं, खामोशी से जुल्म सह लेती हैं और घुट घुट के मर जाती हैं। हिंदुस्तान के हर घर में अदालत तो नहीं हो सकती और हर घर में पुलिस भी तैनात नहीं की जा सकती, इसलिए हर बहू को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए और जब भी ससुराल जुल्म करे तो कानून की मदद लेनी चाहिए और ऐसे मामले में तो सरकार हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। दैट्स ऑल।